वेलकम बैक दोस्तों, न्यू उड़ान क्लासेस जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। मैं वीरपाल सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ आम की जो फसल जिसके बारे में अपने पढ़ रहे थे उसका बचा हुआ अंश। तो अपने आम के अंदर किस्मों के बारे में, प्रवर्धन के बारे में, उन सभी टॉपिकों के बारे में अभी तक अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में अपने बात करेंगे आम के मुख्य कायिकीय विकारों के बारे में। बोले तो फिजियोलॉजिकल, ठीक है जी। देखिए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, कायिक की बात करें या कायिकीय की बात करें अपने, तो काया से है। जब किसी पौधे की जो संरचना है, फल का आकार है, पौधे का आकार है, उसमें किसी पोषक तत्व के कारण या पॉल्यूशन की गैसों के कारण, इस प्राकृतिक कारणों से क्या होता है, जब विभिन्नता आ जाती है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, उसे अपने क्या बोल देते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या कायिकीय विकार कह देते हैं। और ये समस्या आम में भी देखने को मिलती है भाई। और आम का एक ऐसी फसल जिसमें से पेपर में हर साल लगभग क्वेश्चन मान के चली आती है ना, तो आज अपने उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने आम के कायिकीय विकार, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ब्लैक टिप रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक टिप रोग बोलते हैं, काला धब्बा रोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सबने इसके अंदर 11th-12th क्लास में इसके बारे में पढ़ लिया था भाई। काला धब्बा रोग की बात करें, ब्लैक टिप रोग की बात करें, तो सभी को पता है ये ईंट भट्टों के पास क्या होता है, ईंट भट्टों के पास जब अपने इसको लगाते हैं तो उसकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है, उस धुएं के कारण क्या होता है, काले धब्बे, मतलब फलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर काले रंग के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे ब्लैक टिप रोग या काला धब्बा रोग कहा जाता है। ठीक है जी। अगर काला धब्बे रोग की बात करें तो उस चिमनी की जो गैस निकलती है उसके अंदर क्या होता है, SO2 की मात्रा अधिक होती है भाई। पॉल्यूशन वाली गैस SO2 की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जिससे क्या होता है, उसके जो फल हैं, पत्तियां हैं, उसके ऊपर काले रंग के धब्बे पड़ते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसकी कमी है बेटा, बोरोन की कमी है। इसको याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। देखो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, आम में काला धब्बा रोग किसके कारण होता है, तो काला धब्बा रोग SO2 की अधिकता के कारण भी होता है, बोरोन की कमी के कारण भी होता है, और ईंट भट्टों के पास होने के कारण भी होता है। और अगर पूछा जाए कि काला धब्बा रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण है, तो पोषक तत्व तो बेटा एक ही रहा इसमें, बोरोन। SO2 तो कोई पोषक तत्व है नहीं, ना तो ईंट भट्टे कोई पोषक तत्व है। तो जब बात आती है पोषक तत्वों की कमी के बारे में, तो याद रखें क्या रहेगा, बोरोन। तो आम के सामान्य भाग को औद्योगिक क्षेत्र के पास, ईंट भट्टों के पास नहीं लगाया था, जिससे फल पर क्या होता है, काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं भाई, ये याद रखना है भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने। ये देखिए एक डायग्राम है आपके सामने, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको फल के ऊपर क्या दिखाई दे रहा होगा, ये काले रंग का धब्बा दिखाई दे रहा, काले रंग का धब्बा। वैसा सेम का सेम आपको पत्तियों के ऊपर भी, देखिए ये पत्ती है, इसके ऊपर ये धब्बे, ये धब्बे, ये फल है, इस फल के ऊपर भी आपको काले रंग का धब्बा दिखाई दे रहा। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, ब्लैक टिप रोग बोलते हैं, काला धब्बा रोग बोल देते हैं। चलिए अब बात करते हैं नियंत्रण की। नियंत्रण की जब अपने बात नियंत्रण की करते हैं तो बाग को औद्योगिक क्षेत्र में नहीं लगाना चाहिए। कहां नहीं लगाना चाहिए, एक तो औद्योगिक क्षेत्र में, और दूसरा ईंट भट्टों के पास। ईंट भट्टों से, ईंट भट्टों से 600 मीटर की दूरी पर, 600 मीटर की दूरी पर आम का बाग लगाया जाता है। ठीक है जी। अब आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि आम में जो ब्लैक टिप रोग होता है वो ईंट भट्टों के कितने पास होने पर होता है, तो लगभग अगर 600 मीटर की दूरी के अंदर अपने उसको लगाएंगे तो उसमें ब्लैक टिप रोग हो सकता है ना। तो दूसरा क्या है, देखो दूसरा था बोरोन की कमी। देखो ये रहा बोरेक्स, तो बोरोन की कमी है तो अपने उसके लिए क्या यूज करोगे, बोरेक्स यूज करोगे। कितने प्रतिशत बोरेक्स यूज करोगे, 0.6%। 0.6% बोरेक्स का उपयोग किया जाता है, इसको भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं अपने एकांतर फलन की, अल्टरनेट बियरिंग की। देखो अल्टरनेट बियरिंग या एकांतर फलन, +2 की किताबों में, 11th की किताब में हर किसी ने बच्चे ने इसके बारे में पढ़ा होता है कि आम क्या करता है, आम एक साल उत्पादन देता है और दूसरे साल उत्पादन नहीं देता है। जिस साल वो उत्पादन देता है
उसे ऑन ईयर, और जिस साल वो उत्पादन नहीं देता है उसे बेटा क्या कहा जाता है, ऑफ ईयर कहा जाता है। देखिए इसमें एक साल तो सामान्य फलन होता है जिसे ऑन ईयर कहते हैं, और तथा दूसरे साल क्या होता है, बहुत कम अथवा नहीं के बराबर ही क्या होता है फलन होता है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, ऑफ ईयर बोल दिया जाता है। तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, पेपर में पूछ ले जिस साल आम का उत्पादन होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑन ईयर बोलते हैं, जिस साल नहीं होता उसे ऑफ ईयर बोलते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो सुपरवाइजर के लिए ठीक है भाई, इतना आसान भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता कभी। चलिए भाई, इसमें कारण क्या है भाई, एकांतर फलन के क्या क्या कारण है उसकी बात अपने कर लेते हैं। सबसे पहला कारण देखा, जातियों में फलन का स्वभाव। ठीक है, जातियों में अफलन का स्वभाव। उत्तरी भारत की कुछ जातियों में फलन का ऐसा स्वभाव, एकांतर फलन का क्या होता है, स्वभाव होता है भाई, ये ध्यान रखना। दूसरा है नई वृद्धि का स्वभाव, ये इसकी बात कर लेते हैं अपने, नई वृद्धि का स्वभाव। कैसे नई वृद्धि का स्वभाव, उसकी बात अपने पहले करते हैं। देखो नई वृद्धि के स्वभाव के बारे में अपने बात करते हैं। देखिए अगर अपने नई वृद्धि के स्वभाव के बारे में बात करें तो कुछ चीजों को अपने याद रखना पड़ेगा। आम का जो पौधा होता है, आम का जो पौधा होता है उसमें क्या होता है, जैसे हमारी ये शाखाएं गई हुई हैं, मुख्य शाखाएं हैं, ये सारी की सारी मुख्य शाखाएं इसकी गई हुई हैं। इस मुख्य शाखाओं से क्या है, सहायक शाखाएं निकलती हैं भाई। क्या होता है, सहायक शाखाएं निकलती हैं, सहायक शाखाएं। तो क्या होता है आम के अंदर, ध्यान रखिएगा बेटा, आम में आम की बात कर रहे हैं, आम में पुरानी शाखाओं, पुरानी शाखाओं के अग्रभाग में फलन होता है। ठीक है जी, आम में क्या होता है, जैसे मान लो ये शाखा है, इस शाखा के आगे वाले भाग पर क्या होगा, फलन होगा। जिस साल फलन होता है उसे ऑन ईयर कहा जाता है, कोई किंतु परंतु नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जिस साल फलन हो गया वो तो ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ये जो शाखा है, ये जो शाखा है, ये शाखा वृद्धि करेगी। शाखा क्या करेगी, वृद्धि करेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो आम का इस प्रकार से ध्यान रखना क्या है, आम का अगर अपने बात करते हैं, आम में जो नई वृद्धि का स्वभाव है, उस नई वृद्धि के स्वभाव को बेटा, उस नई वृद्धि के स्वभाव को फ्लश कहा जाता है। फ्लश कहा जाता है, ये बात याद रखें। कैसे, एक साल तो वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और एक साल क्या करेगा, उत्पादन देगा। उसके इस नेचर को, इस स्वभाव को क्या कहते हैं, फ्लश कहते हैं, जिसके कारण भी कभी कभार क्या होता है, एकांतर फलन हो जाता है। दूसरी बात करते हैं, नर व मादा का अनुपात। देखिए सभी को पता है कि आम जो है परपरागित फसल है भाई। क्या है बेटा, परपरागित फसल है, और परागण जो है, जो परागण है वो घरेलू मक्खी से होता है, घरेलू मक्खी द्वारा। परागण किसके द्वारा होता है, घरेलू मक्खी द्वारा होता है। तो इसके लिए क्या है, नर और मादा का एक अनुपात रखा जाता है। तो नर और मादा का जो अनुपात रखा जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा, नर व मादा का जो अनुपात रखा जाता है, बहुत सारी बुक्स 10:1 या 10:9 ऐसे बोलते हैं। अपने को एक ही बात याद रखनी है, एक पौधा नर और 9 पौधे मादा। कई बुक्स में क्या दे रखा होगा आपको कि उसके अंदर आपको 1:10 दे रखा है, 1:10 नहीं, 1:9 होता है। अगर सिंगल सीक्वेंस में पूछा जाए, ठीक है, एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो हो सकता है, अदरवाइज आंसर आपका क्या रहेगा, ये। अगर इसी को अपने उल्टा कर दें, मादा अनुपात नर कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा 9:10।
1। ये बात अपने ध्यान में रख लेना, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो चीज आपसे पहले पूछी गई, नर का पहले पूछा गया तो नर, मादा का पहले पूछा गया है तो मादा का अनुपात अपने रखना। उसके बाद है कार्बन व नाइट्रोजन का अनुपात और वृद्धि नियंत्रणों का असंतुलन होना। देखो हर कोई पौधा है, उसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का एक निश्चित अनुपात होना आवश्यक है। क्या होता है कि कार्बन जो है वो फलों को प्रेरित करता है भाई, और नाइट्रोजन जो है वो वृद्धि को प्रेरित करता है। अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो गई तो क्या होगा, उस पौधे की ग्रोथ तो अधिक होगी लेकिन क्या नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा। उसी तरह अगर कार्बन की मात्रा क्या होगी, अगर कार्बन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उत्पादन क्या होगा, कम। तो कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात रखा जाता है वो 3:1 रखा जाता है बेटा, 3:1 रखा जाता है, इसको याद रख लेना। उसके बाद वृद्धि नियंत्रणों का असंतुलन होना। कभी कभार क्या है, पौधे के अंदर जैसे अपने कुछ हार्मोन्स का उपयोग करते हैं, जहां उसके अंदर ऑक्सीजन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो संश्लेषित हो रहा है, खुद बन रहा है ना, तो वो बनने के कारण क्या, उसके अनुपात में जब असंतुलन हो जाता है तब भी क्या होता है, अफलन हो सकता है। तो इस बात को अभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बाह्य कारक। ये तो इंटरनल कारक पड़े, बाह्य कारक। परागण सहायक कीटों की कमी। देखो अभी आपने बात की थी कि परागण सहायक कीट कौन सा होता है, घरेलू मक्खी। याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, घरेलू मक्खी। आम में परागण की क्रिया कौन करता है, घरेलू मक्खी करता है। उसके बाद मौसम की प्रतिकूल दशाएं भाई। अब मौसम की प्रतिकूल दशाओं का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अच्छी फसल खड़ी थी, किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने के बावजूद, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, उसके बाद क्या हुआ, जब फूल आ रखे तो उसके बाद अचानक से तेज आंधी या ज्यादा बारिश होने के कारण वो सारे के सारे उसके फूल क्या हो गए, झड़ गए। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, जो एकांतर फलन। पोषक तत्वों का असंतुलन होना, वही बात, नाइट्रोजन वगैरह की अधिकता, कार्बन का क्या होना, असंतुलन। सिंचाई। अब जब आम में क्या होता है, फूल आना प्रारंभ होते हैं, उस समय नमी की आवश्यकता होती है। अगर उस समय उसको नमी की आवश्यकता पूरी उसकी नहीं हो पाई तो भी क्या हो जाएगा, उसमें भी एकांतर फलन हो जाएगा। कीट व रोगों का प्रकोप। देखो बेटा, कीट व रोगों के प्रकोप की अगर अपने बात करें तो सिंपल सी बात है, टिड्डी का अटैक या किसी और कीट या बीमारी का अटैक होने से क्या हुआ, उसके जितने भी फूल थे वो झड़ गए एक साल, अगले साल अच्छा उत्पादन हुआ तो अपने उसको एकांतर फलन की श्रेणी में मान लेते कि उसमें इस साल क्या हुआ, उत्पादन। तो ये क्या अपने बाह्य कारक हैं जिसके अंदर से पेपर में क्वेश्चन है। तो एक ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बाह्य कारक कौन सा है, तो आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट अपने बात करते हैं नियंत्रण। देखिए नियंत्रण क्या है, ऑफ ईयर के दौरान, जिस साल हमें पता ऑफ ईयर होगा उस समय सितंबर अक्टूबर माह में पैक्लाब्यूट्राजोल, ये एक क्या है, एक तरह का रसायन है, उसका यूज किया था। कौन सा, पैक्लाब्यूटाजोल अथवा कोलतार 5 से 10 ग्राम प्रति गड्ढे में मिलाते हैं और परागण की केज अथवा पिंजरा तकनीक को अपनाया जाता है। केज या पिंजरा तकनीक। अभी आपने बात की थी, इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, प्रवर्धन बेटा इसमें होता है घरेलू मक्खी के द्वारा। तो अपने क्या करते हैं, जो इसके पुष्प होते हैं उन पुष्पों को क्या करते हैं, पिंजरे से ढककर उसमें क्या है, कुछ मात्रा में घरेलू मक्खियों को छोड़ा जाता है, साथ में कुछ रसायनों का उपयोग किया जाता है जिससे उसमें क्या हो, एकांतर फलन ना हो। तो कई बार पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है गुच्छा मुच्छा रोग। गुच्छा मुच्छा रोग ये दो प्रकार का होता है। देखो एक तो वानस्पतिक गुच्छा मुच्छा रोग होता है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, देखो वानस्पतिक के अंदर क्या है, एक तो पुष्प गुच्छा मुच्छा और दूसरा वानस्पतिक। अब वानस्पतिक गुच्छा मुच्छा रोग में क्या होता है, इसमें वानस्पतिक वृद्धि रुककर पत्तियां जो है वो गुच्छे में कन्वर्ट हो जाती हैं। देखिए बेटा पत्तियां जो है, जब ये जैसे आपके सामने जो है ये क्या पुष्प गुच्छा मुच्छा रोग है, इसमें क्या है, ये जो पुष्प है ये सारे के सारे गुच्छे में कन्वर्ट हो गए। बस सेम इसी प्रकार से क्या होता है, इसके जो पत्तियां होती हैं वो भी गुच्छे में कन्वर्ट हो जाती हैं। याद रखिएगा उसको अपने क्या बोल, जब पत्तियां गुच्छों में कन्वर्ट होती हैं उसको अपने क्या बोल देते हैं, उसको अपने बेटा बोल देते हैं वानस्पतिक गुच्छा मुच्छा रोग। पत्तियां रुककर छोटी छोटी होकर एक गुच्छे का रूप धारण कर लेती हैं, इसे अपने गुच्छा मुच्छा रोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्प गुच्छा मुच्छा। उसी के अंदर दूसरा पार्ट है पुष्प, जो उसके बारे में अभी अपने बात की थी। देखिए ये जैसे पुष्प है, पुष्प के अंदर क्या पुष्प गुच्छों में कन्वर्ट होगा, उसको अपने पुष्प गुच्छा मुच्छा रोग कह देते हैं भाई। देखिए इस रोग को सर्वप्रथम 1891 में बिहार में देखा गया था। कहां देखा गया था, बिहार में। बिहार में आपको आम के अंदर अपने बात की थी कि अकबर के जमाने में बिहार में एक साथ 1 लाख पौधों को लगाया गया था, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, लक्खी बाग कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है बेटा, लक्खी बाग कह दिया जाता है। वहां पर इस बीमारी को सबसे पहले देखा गया था, लेकिन इसका जो रियल में रीजन है वो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। ये कोई कहता फंगस के कारण है, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है
कि एक इसका एक काई के वा किसी पोषक तत्व की कमी के कारण है, कुछ कन्फर्म अपने इसका नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन इसको रोक सकते हैं थोड़ा बहुत। कैसे? उसको रोकने के लिए सितंबर अक्टूबर में अपने क्या कर सकते हैं, 200 ppm NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, बेटा याद कर लो, रट्टा मार लो NaA को। जब भी आपसे फूल झड़ने से रोकने, पुष्प गुच्छा मुच्छा रोग, ऐसी चीजों के बारे में पूछा जाएगा तो NaA का नाम आएगा। 200 ppm NaA का छिड़काव करना इसके लिए बेटा लाभदायक होता है, याद रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गुच्छा मुच्छा रोग के प्रति संवेदनशील किसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट, ठीक है। गुच्छा मुच्छा रोग के प्रति संवेदनशील, जिसमें ये रोग सबसे अधिक होता है, बेटा ध्यान रखना। संवेदनशील का मतलब क्या है? सबसे अधिक, सबसे अधिक। जी भी जब बात सबसे अधिक की है तो नाम आएगा बॉम्बे ग्रीन का। किसका नाम आएगा? बॉम्बे ग्रीन का। अब बात करते हैं प्रतिरोधी किस्में, जिसमें ये रोग नहीं होता, उसकी भी बात कर लेते हैं भाई। तो अगर अपने इन किस्मों के बारे में बात करें तो कौन सा है? इलायची, बहादुरन, साई सुगंधा। इनमें ये रोग देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो प्रतिरोधी किस्में और इसका जो मुख्य किस्म है, इन दोनों को आप टिक करके याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्पॉन्जी टिश्यू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। स्पॉन्जी टिश्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, पेपरों में बहुत बार आता है क्वेश्चन ये। देखिए होता क्या है, असामान्य ताप के कारण, देखो जो आम होता है उसमें फलन का समय लगभग जुलाई अगस्त के आसपास रहता है ना, तो क्या होता है जून के आसपास जब बारिश होती है तो बारिश के कारण कभी कभार सर्दी, कभी कभार अधिक गर्मी, कभी कभार रात को ठंड, ऐसा मौसम रहता है। उससे क्या होता है, उसका जो सामान्य तापमान है वो बिगड़ता रहता है। पौधा क्या है, जब तक क्या करता है, वो धीरे 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 उस गर्मी को सहन करने की कोशिश के बराबर पहुंचता है, तब तक क्या होता है, ठंड ठंड के सहन करने के अकॉर्डिंग सेट होता है, तब तक गर्मी। तो इस कारण इसको अपने क्या बोल सकते हैं, असामान्य ताप के कारण ये रोग हो जाता है, ये फिजिकल डिसऑर्डर होता है। संवेदनशील किसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फांसो, किसके कारण? अल्फांसो में ये रोग सबसे ज्यादा होता है भाई। क्या होता है? अल्फांसो में ये रोग सबसे कारण होता है, जिस कारण जापान ने आम का आयात बंद कर दिया था। जापान ने क्या है, इंडिया से आम मंगवाना बंद कर दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यू नाम की एक फिजिकल डिसऑर्डर है, इस कारण भाई। नियंत्रण, फलों को तुड़ाई के बाद 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 8 से 10 घंटे रखते हैं, जिससे ये निर्यात की मुख्य समस्या तो है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है भाई, ये याद रखिए। चलिए भाई, ये देखिए ऐसा होता है कुछ स्पॉन्जी टिश्यू भाई, देखा होगा आपने। देखिए अब ये क्या है, बीच में इसके पूरे पूरे शेड दिखाई तो बोल देते है ना, इसको भी थोड़ा सा अपने याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, झुमका रोग, वो कहते हैं ना झुमका गिरा बरेली के बाजार में, बस वही झुमका है ये, और कुछ भी नहीं है। बस झुमका क्या होता है, आकार में छोटा होता है, जब क्या होता है फल गुच्छे के रूप में मटर के दाने के समान हो जाते हैं, तो उसे अपने क्या बोल देते हैं, झुमका रोग बोल देते हैं। यह परागण तथा निषेचन की कमी के कारण होता है, ठीक है। ये जनवरी फरवरी में क्या हो, कम तापमान के कारण सर्वाधिक होता है। गर्मी और फरवरी में क्या हो, जब पुष्प आने का समय होता है, उस समय क्या, अगर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है तो इसके फल जो है कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं बेटा। देखो इसके फल जो है कुछ इस प्रकार से अपने को दिखाई देते हैं, देख लीजिए ध्यान से भाई। इस प्रकार के जो फल दिखाई देते उसको क्या बोल देते हैं, झुमका बोल देते हैं भाई, ध्यान रखना। ये छोटे फल जो आम की, इसको अपने क्या बोलते हैं, झुमका बोल देते हैं, ये बात अपने याद रखिएगा। चलिए जी, तो क्या है, जनवरी फरवरी में कम तापमान के कारण क्या है, सर्वाधिक होता है ये रोग। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं अपने नियंत्रण की। देखो अक्टूबर नवंबर माह में देखो किसका उपयोग कर रहा है, फिर NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाली किस्म कौन सी है, दशहरी है। लो जी, रोग सर्वाधिक किसमें होता है,
दशहरी में होता है बेटा, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा रोग किसमें होता है? ये दशहरी में होता है। लीजिए, सॉफ्ट नोज, बस नाम ही काफी है। सॉफ्ट नोज, नोज का मतलब होता है आगे वाला भाग। इसके कारण ये कैल्शियम की कमी, देखो बेटा, कैल्शियम की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। कैल्शियम की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण आपको कुछ इस प्रकार से फल देखने को मिलेंगे। इसका जो आगे वाला भाग है ये कुछ गला हुआ सा में सड़ा हुआ सा दिखाई देता है। इसी को अपने क्या बोल देते हैं? सॉफ्ट नोज बोल देते हैं। किसके कारण है? कैल्शियम की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता, नाइट्रोजन की अधिकता, इसको अपने याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लीफ स्क्रोचिंग। लीफ स्क्रोचिंग ये Cl की अधिकता और K की कमी के कारण होता है। बस नाम याद रखना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सॉफ्ट नोट फिर भी अपना इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, आंतरिक उत्तकक्षय रोग, इंटरनल नेक्रोसिस, ये किसके कारण होता है भाई? बोरोन की कमी के कारण होता है। याद रखिएगा, इंटरनल नेक्रोसिस किसके कारण होता है? बोरोन की कमी से होता है। संवेदनशील किस्म कौन सी है? दशहरी। और प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? नीलम और लंगड़ा। नीलम और लंगड़ा में ये बीमारी नहीं होती, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से अपने को तो इंटरनल नेक्रोसिस वो दिखाई देता है। आम के अंदर कुछ इस प्रकार से अपने को डर लगता है कि जैसे वो ज्यादा पका हुआ फल है, कुछ प्रकार से हमें वो दिखाई देता है। उसको अपने क्या बोल देते हैं? इंटरनल नेक्रोसिस बोल देते हैं। बेटा याद कर लेना, इंटरनल नेक्रोसिस बोरोन की कमी से होता है। बोरोन की कमी से होता है, इसको रट्टा मार लेना, अच्छा क्वेश्चन आपका पेपर में बनेगा। चलिए, जेलीसीड, ये असामान्य वातावरण के कारण होता है। इससे प्रतिरोधी किसमें कौन से है? टोमीट एटकिन बनाया था अभी। जेली सीड, इसके अंदर जो बीज होता है ना, जो गुठली जिसको अपने बोल देते हैं, बेटा ध्यान रखना, जो गुठली होती है वो गुठली क्या होती है? वो गड़ जाती है बेटा। जेली सीड में क्या होता है? वो गुठली गड़ना शुरू कर हो जाती है, उसको अपने जेली सीड बोल देते हैं। वातावरण के कारण होता है, असामान्य वातावरण के कारण होता है। अब बात करेंगे अपने आम के मुख्य कीटों के बारे में। ये आम में कौन कौन से मुख्य कीट हैं जो लगते हैं, उसके बारे में अपने डिस्कस करें। चलिए जी, सबसे पहले है मिलीबग। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मिलीबग। लीजिए भी, सबसे पहले अपने मिलीबग को ही देख लेते हैं कि मिलीबग होता क्या। देखिए, ये एक व्हाइट से कलर का जीव है, एक व्हाइट से कलर का इंसेक्ट है, व्हाइट कलर का, तो अपने क्या बोलते हैं? मिलीबग बोल देते हैं। ठीक है, ये पेड़ है आम का, उस पेड़ के ऊपर आपको छोटे छोटे से व्हाइट कलर के कीट दिखाई दे देंगे भाई, कीट दिखाई दे देंगे। देखिए भाई क्या होता है इसमें। देखिए, ये आम का मुख्य कीट है। लार्वा अवस्था सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसकी मादा मिट्टी में तो अंडे देती हैं, अंडों से लट बन करने के बाद ये लटे तने की सहायता से ऊपर चढ़ के वायवीय भागों में कोमल भागों को, वायवीय भागों में और कोमल भागों को क्या करती हैं? खाना शुरू कर देती हैं, तो खाना प्रारंभ कर देती हैं। क्या जी? तो इसके लिए हमें नियंत्रण क्या करना? बड़ा आसान और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नाम पूछा जाता है भाई, ट्री बाइंडिंग। ट्री बाइंडिंग, देखिए अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना स्क्रीन के ऊपर, तो यहां पर आपको क्या है? एक पॉलीथीन तरह शीट दिखाई देगी। बस ये याद रखना, इसके नीचे नीचे वाला पोर्शन जो है, इस तरफ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ भी सारा। देखिए इसमें क्या होगा? तने पर 60 सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, तने पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, कहां पर तना है, तने से 60 सेंटीमीटर यहां से ऊंचाई से शुरू कर दो भाई। 30 सेंटीमीटर चौड़ी पॉलीथीन बांध देते हैं भाई। 30 सेंटीमीटर चौड़ी पॉलीथीन ली, उस पूरी पॉलीथीन को अपने क्या कर दिया? इसके ऊपर चारों तरफ इसके बांध दिया तथा इसके दोनों सिरों पर 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ी ग्रीस की लेप कर देते हैं। इस साइड भी ग्रीस की लेप कर दी और इस साइड भी ग्रीस की लेप कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ ग्रीस कर देते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ट्री बाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री बाइंडिंग। जैसे ही क्या होगा? वो इंसेक्ट के ऊपर चढ़ना प्रारंभ करेगा, तो वो क्या होगा? इस ग्रीस के अंदर उसके पैरों में जब वो ग्रीस लगेगी तो पॉलीथीन पे चढ़ के क्या है? नीचे की तरफ वापस गिर जाता है, तो वो ऊपर ही नहीं चढ़ पाता, जिससे क्या होता है? जो उसके स्थान होता है उसका प्रतिशत काफी कम हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? ट्री बाइंडिंग बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि, पेपर में बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मिलीबग है को नियंत्रण करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? उसको नियंत्रित करने के लिए
ट्री वाइंडिंग की जाती है बेटा, क्या की जाती है, ट्री वाइंडिंग की जाती है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, आम का फुदका, आम का मैंगो हॉपर भाई, ठीक है, ये फरवरी मार्च में नुकसान पहुंचाता है, पैराथियन का उपयोग, कीट है तो पैराथियन का उपयोग। कैसा होता है आम का फुदका, ये देखिए जी, ये आम का फुदका कीट, थोड़ा याद रखिएगा, आपने काफी बार देखा होगा, बस हमें याद नहीं रहता कि ये है या कैसा है, तो थोड़ा सा ध्यान से डायग्राम को देख लीजिए, ठीक है। जब भी इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो पैराथियन है, ठीक है, या फिर अपने इमिडाक्लोरोपिड है, ऐसे कुछ केमिकल उनका उपयोग अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट है फल मक्खी, बस फल मक्खी का जूलॉजिकल नेम इंपॉर्टेंट है, वैक्सटोरियसिया डोरेसिला, वैक्सटोरिसिया डोरेसिला। निर्यात की मुख्य समस्या है, इसके नियंत्रण के लिए क्या है, 0.25 से 0.75 किलोग्राम तक गामा किरणों का उपयोग किया जाता है, जबकि अगर सही देखा जाए गामा किरणों का उपयोग 0.06 से अधिक अगर हम किसी भी फल में या उसमें करते हैं तो वो हमेशा नुकसानदायक होता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा भाई, ठीक है। फल मक्खी को कुछ इस प्रकार से देखने को अपने को मिलती है फल मक्खी भाई, तो नुकसान उसको ज्यादा पहुंच, तो इसको भी थोड़ा सा आपने याद रखना है भाई, फल मक्खी, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट है आम के मुख्य रोगों के बारे में। अभी तक हमने उसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर काई के विकार पढ़ लिए थे, हमने उसके कीटों के बारे में पढ़ लिया, अब हम उसके मुख्य रोगों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पहले बात करते हैं अपने चूर्णी फफूंद, से पाउडरी मिल्ड्यू भी कहा जाता है, से पाउडरी मिल्ड्यू, छाछा रोग भी कहा जाता है, चूर्निल आसिता भी इसी का नाम है बेटा, नाम लिखना चाहो तो इसका लिख लेना, चूर्निल आसिता। इंग्लिश में एक ही नाम याद रखना है, पाउडरी मिल्ड्यू। यह आम का मुख्य रोग है जो किसके कारण होता है, ओडियम मेंजिफेरी, याद रखिए क्या है ये, ओडियम मेंजिफेरी, ओडियम मेंजिफेरी कवक के कारण ये रोग होता है, ध्यान किसके कारण होता है, एक कवक के कारण होता है। पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण पत्ती की ऊपरी दिशा पर, ऊपर वाला जो भाग होता है उसके ऊपर हमें दिखाई देता है, सफेद रंग का चूर्ण की तरह दिखाई देता है। पाउडरी मिल्ड्यू अधिक तापमान और कम आर्द्रता पर फैलता है, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा आपको ये चीज देखने को मिलेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं। आपने बहुत बार इस चीज को अपने नोट किया हो तो इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए जी पाउडरी मिल्ड्यू की बात होगी। नियंत्रण, तो पाउडरी मिल्ड्यू का नियंत्रण सल्फर तथा एस युक्त कवकनाशियों से किया जा सकता है। इसमें 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी अथवा एक ग्राम तक, ध्यान रखिएगा ये 1 ग्राम तक कैराथियन का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अपने कर सकते हैं, बस एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैराथियन का छिड़काव अपने कर सकते हैं भाई। चलिए जी नेक्स्ट है श्याम वर्ण रोग या एंथ्रेक्नोज रोग। ये आम में पाउडरी मिल्ड्यू के बाद सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। ये किसके कारण होता है, ये होता है जी कोलेक्ट्रिकम स्पीसीज नामक कवक के कारण ये रोग देखने को मिलता है। ये 4-5 नाम है, देखो पाउडरी मिल्ड्यू का नाम याद रखना, 1-2 फसलों को छोड़ दो, पाउडरी मिल्ड्यू जैसे इसमें ओडियम मेंजिफेरा है, 1-2 में और नाम आ गया, बाकी सभी के अंदर इरिसाइफी पॉलीगोनी नाम मिलेगा आपको। कवक का क्या नाम मिलेगा आपको, इरिसाइफी पॉलीगोनी नाम मिलेगा। वैसे ही क्या है एंथ्रेक्नोज वगैरह में सभी में आपको क्या मिलेगा, कोलेक्ट्रिकम स्पीसीज नाम ही आपको, ये बात रट्टा मार लेना भाई, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखाई देता है श्याम वर्ण, पत्तियों के ऊपर जैसे फफोले नहीं बने होते वैसे फफोले फोड़े टाइप संरचनाएं बनना प्रारंभ हो जाती, फोड़े टाइप संरचना बनना प्रारंभ हो जाती हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिए। नियंत्रण, इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अथवा ब्रोडो मिश्रण का छिड़काव किया जा सकता है। का छिड़काव किया जाता है ब्रोडो मिश्रण। देखो ब्रोडो मिश्रण में क्या क्या चीजें होती हैं, चूना, कॉपर और पानी, इससे जो अपने एक घोल बनाते हैं उसको अपने क्या बोल देते हैं, ब्रोडो मिश्रण बोल देते हैं। उसका भी अपने क्या कर सकते हैं, छिड़काव
कर सकते हैं। तो इस बात को भी अपने थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट है नमो आम। तो एक हेडिंग जिसको अपने क्या बोलते हैं, नमो आम बोलते हैं। ये आम की नई किस्म है। तो इंदौर मध्य प्रदेश से हाजी काल मोहल्ला खान द्वारा, एक व्यक्ति है वहां का, हाजी काल मोहल्ला खान द्वारा विकसित गई है। इसे मैंगो मैन, नमो आम का ही दूसरा नाम, इसे क्या बोलते हैं, मैंगो मैन, मैंगोमन भी कहा जाता है। इसको भी थोड़ा सा आपने याद रख लेना भाई। तो ये आज की अपना जो क्रॉप थी, पूरी की पूरी जो मैंगो क्रॉप थी, उसके बारे में इतना डिटेल्स है भाई। ढंग से इसको याद कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए, और जो अपना न्यू उड़ान क्लासेस जयपुर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके साथ जुड़े रहिए। तब तक आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और किसी क्रॉप के साथ। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।